चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम 2023 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड सॉलिड्स इन वॉल्यूम। कहने का मतलब प्रायिकता, सांख्यिकी और ठोसों में आयतन, है ना। तो इस पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका है। आपका प्रश्न है, क्या है प्रश्न? 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7.5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी नन। बताइए क्या होगा माध्यिका? इसमें माध्यिका कौन सा है? माध्यिका निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया है कि सबसे पहले इसको आप क्या कहिए, आरोही क्रम में सजा दीजिए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उनके बाद 12 और है नहीं, ये देख लीजिए। उसके बाद हमने कहा था जो बीच वाला आंकड़ा आएगा, बीच वाला जो अंक आएगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में कौन है देखिए तो 12, 3, 10, 5, 9, 6, 8, 7 जा। बीच में तो आ रहा है आपका 2, 7 और 8। 7 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15। और 15 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 7.5 निकला आप लोगों का? यस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुलक। प्रश्न है 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक है। बताइए, इसकी में बहुलक पूछ रहा है। ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है, ये जो आंकड़ा है ओ वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का आंकड़ा है ना। मतलब ये वर्ग के रूप में नहीं है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मतलब ये ओ वर्गीकृत है। और ओ वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए हमको बहुलक निकालना होगा। तो बहुलक कैसे निकलेगा? तो बहुलक का सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है बताइए? बहुलक किसको कहते हैं? जिस चर की बारंबारता सर्वाधिक होगी, जिस चर को सबसे अधिक बार दोहराया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो किस चर को सबसे अधिक बार दोहराया जा रहा है? बताइए कौन सी ऐसा संख्या है इसमें जो अधिक बार दोहराया जा रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति अधिक बार हो रही है ना। बहुलक का मतलब होता है जिस चर की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। देखिए 9 की बारंबारता कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। अच्छा, 3 की एक ही टाइम्स है, 4 की एक ही टाइम्स है, 7 की 2 टाइम्स है, बाकी सबकी कम कम है। बस 9 की देखिए सर्वाधिक बारंबारता, इसको 9 को जो है बहुत बार दोहराया जा रहा है। कितनी बार दोहराई जा रही है? 4 बार। इसलिए बहुलक कितना हो गया? बहुलक 4 नहीं हुआ, 9 हुआ ना। जिस चर को सर्वाधिक बार दोहराया जाता है उस चर को ही हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उस चर को ही हम क्या कहते हैं बताइए? बहुलक। हाँ, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नहीं दिए थे हम? चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, बिठा दे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है, 9 एवं माध्य का 9 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर ए है 7.2,
ऑप्शन नंबर बी है 8.2, ऑप्शन नंबर सी है 9.2, ऑप्शन नंबर डी है 10.2। बताइए इसकी आंसर क्या होगी। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है एवं माध्य का 9 हो तो बहुलक क्या होगा। आप सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखोगे, क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8.9। माध्य का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। बहुलक पूछ रहा है आपसे, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो हमने आपको 3 केंद्रीय प्रवृत्ति बताए हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये 3 क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति है ना। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है और इसके बीच रिलेशन क्या है बताइए। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर, हाँ बताइए, 3 माध्यक -2 माध्य, यही ना है, यही रिलेशन है। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। कोई ऐसे याद करते 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य, तो ऐसे भी याद किए हुए हैं। 3 माध्यक बराबर माइनस ले जाके प्लस हो जाएगा ना, बहुलक +2 माध्य, तो ऐसे भी याद किए हुए हैं। ठीक है, चलो तो बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक तो निकालना है। 3 का 3 हो गया। माध्य कितना दिया हुआ है ना, नो माइनस, माध्य कितना दिया हुआ है 8.9 है ना। इसका कितना हो जाएगा बताओ, इतना 27 माइनस इसको 17, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 16 1 17। चलिए चलिए अब इसको क्या करेंगे, माइनस, माइनस कीजिए। यहाँ कितना हो गया 6, 9 हो गया, यहाँ कट गया, 9.2 आंसर हुआ। बताइए ऑप्शन नंबर कितना है, सी। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है वो सही कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो आप लोग को घर से सॉल्व करके आना है, नोट तैयार करना है सबका, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही, सिर्फ आंसर में टिक नहीं मारना है। अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है 19 और 25 के बीच, क्वेश्चन नंबर 4, 19 और 25 के बीच है ना, 19 और 25 के बीच समांतर माध्य या औसत माध्य ज्ञात करें। 19 और 25 के बीच समांतर माध्य या औसत माध्य ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर 2 22, ऑप्शन नंबर सी 23 एंड ऑप्शन नंबर डी 24। बताइए औसत माध्य पूछ रहा है, तो औसत देखिए, किसी भी माध्य का अगर औसत पूछे या समांतर माध्य पूछे, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक क्या है, एक थ्योरी क्या है। मान लीजिए कि यदि ए बी सी, ये एपी में है, ये एबीसी किसमें है, एपी में। आप लोगों को हम पढ़ाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समान है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी उनको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एक निश्चित क्रम और एक निश्चित व्यवस्था को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है ना। हर एक संख्या एक निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त होती है, तब इस तरह से प्राप्त श्रेणी को हम समांतर है ना श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं, 2 4 6 8 10 10 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर देखिए सबसे पहला अंक आपका क्या है, 2 है। अगला अंक जो है आपको जो प्राप्त हुआ है 4, वो 2 में है ना एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, जिसका मान कितना है 2। 2 में हम एक निश्चित संख्या 2 जोड़े तभी 4 प्राप्त हुआ। 4 में एक निश्चित संख्या 2 जोड़े तभी 6 प्राप्त हुआ। 6 में निश्चित संख्या 2 जोड़े तभी 8 प्राप्त हुआ। 8 में निश्चित संख्या 2 जोड़े तभी जाकर क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ संख्याओं की वह श्रेणी है ना जिसमें प्रत्येक अंक एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो, तब ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर होता है वो निश्चित होता है। जैसे देखिए इसमें 10 और 8 का अंतर कितना है, 2 है। उसी प्रकार 8 और 6 का अंतर इसमें कितना है, 2 है। 6 और 4 का अंतर कितना है, 2 है। मतलब एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर यह श्रेणी प्राप्त हुई है, इसलिए इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। समझ में आ रहा है ना। तो मान लीजिए एबीसी आपका समांतर श्रेणी है, एबीसी क्या है आपका समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो समांतर माध्य, माध्य का मतलब तो बीच ही होता है, तो समांतर माध्य कहने का मतलब आपको बी निकालना है। क्या निकालना है, बी। हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, बी निकालना है। तो कैसे निकलेंगे,
प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे, ए और सी को जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये समांतर माध्य का आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर 19 और 25 के बीच समांतर माध्य पूछ रहा है, मतलब 19 डॉट 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 फिर यहाँ पर 25, इसके बीच समांतर माध्य पूछ रहा है ना। यदि 3 अंक दिया हुआ हो तो उसके बीच का समांतर माध्य निकल जाता है। कैसे? प्रथम अंक और अंतिम अंक को जोड़ देते हैं और उसमें 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो समांतर माध्य बी हो जाएगा आपका 19 प्लस 25 बटे कितना, 2 हो गया। चलिए इसको जोड़ते हैं, 9 5 14, 2 1 3 1 4 बटे कितना हो गया, 2, है ना, यही ना, 19 25 44 बटे 2, सही है। चलिए अब कट के कितना हो गया, 22, आंसर कितना हो गया, बी। समझ में आ रहा है? बस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चीज आप नोट करो। यदि ए बी सी एपी में है तब समांतर माध्य होगा प्रथम पद जो अंतिम पद बटे 2। समझ में आई बातें? चलो फटाफट नोट करो। ठीक है, आप फॉर्मूला उतारो बस, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं बोर्ड में। इस बार मेरा ख्वाहिश है यहाँ से बच्चा मैट्रिक टॉपर निकले, लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए हम शुरू से आप लोगों का प्रश्न वैसा वैसा बना रहे हैं, चाहे साइंस हो या मैथ हो, है ना। हम ऐसा ऐसा प्रश्न बना रहे हैं जो सीधे बोर्ड मॉडल, मतलब रजिस्टर्ड क्वेश्चन सब, मतलब प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में और अभी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेट नहीं करेंगे हम, ये टाइम आएगा लास्ट टाइम तब तैयारी करेंगे, नो वेट, ओनली ओनली क्या, कमिटमेंट। समझ में आया कि नहीं? सीधा एक्शन करना है, हर एक सब्जेक्ट पर बराबर फोकस ललन बाबू, और तब जा करके रिजल्ट तगड़ा होगा। बिठा दें हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी -1। क्या होगा बताओ? किसी घटना एक लीप और इवेंट, इवेंट मतलब घटना है ना, किसी घटना के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब घटित घटना की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ऊपर में ई नॉट है, ठीक है, घटित नहीं घटना की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है बताइए। यस, घटित घटना की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दो सिक्के को, है ना, उछाल में दो हेड मतलब सिर्फ आने की प्रायिकता क्या होगी? दो सिक्के को हम उछाल रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो दो हेड आने की क्या प्रायिकता है बताइए। अगर दो सिक्के को एक साथ उछालें, एक हम उछाले फिर एक उछाले, तो एक सिक्के में मान लीजिए हेड आया, एक सिक्के में टेल आया, ठीक है। दो सिक्के को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, इस पर सोचेंगे। मतलब पहले कुल संभावना पर सोचेंगे, कुल संभावना पर सोचेंगे, क्या क्या आ सकता है दो सिक्के को उछालने पर। दो सिक्के को उछालने पर कुल संभावना,
दो सिक्के को उछालने पर कुल संभावना, एक सिक्के में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। एक सिक्के में टेल आएगा, दूसरे में क्या आएगा, हेड आएगा। एक सिक्के में टेल आएगा तो दूसरे में भी टेल आ सकता है, एक सिक्के में हेड आएगा तो दूसरे में भी हेड आएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो दोनों सिक्के में हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्के में भी हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए। तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मतलब प्रायिकता का फॉर्मूला पता है, क्या है जी, घटित घटना बटे कुल संभावित घटना, हाँ या ना, यस। तो घटित घटना सिर्फ घटने की क्या प्रायिकता है, दोनों में हेड आने की प्रायिकता, कितने बार घट सकते हैं ये घटना, एक ही बार घट रही है ना, दोनों में हेड एक ही बार आ रहा है कि और आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो घटित घटना एक हो गया, और संभावना कितने की है, 4 बार, हो सकता है कि चारों बार हेड हेड आए, क्या जी, ये कुल संभावना हो गया, तो 4 हो गया ये नीचे। तो कितनी हो गई प्रायिकता, 1/4। दिस इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं लिखे हम, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 3/4, सी है 1/2 एंड डी है 1/4। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है यदि, प्रश्न है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 0.3, ऑप्शन नंबर सी 33%, ऑप्शन नंबर डी 7/6। बताइए। हमने आपको बताया था, देखो भिन्नांक में तो प्रायिकता हो सकता है ना, अभी तुरंत निकाले आपने 1/4 निकाले कि नहीं निकाले, तो भिन्नांक में हो सकता है, ये दोनों तो हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि नहीं होती है, इसकी संभावना है। परसेंटेज में भी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन कोई भी घटना की प्रायिकता कभी भी एक से छोटी नहीं हो सकती। क्या आप लोग क्या पढ़े हो बताओ। कोई भी घटना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है वो हमेशा एक से बड़ा और बराबर, और एक से क्या होता है, छोटा और बराबर होता है। हाँ हाँ, 0 से बड़ा और बराबर और एक से छोटा और बराबर होता है, यही ना। मतलब किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ा और बराबर हो सकती है, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकती। 0 से छोटा कहने का मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती, और 0 से छोटा, 0 से, ये 0.3 क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है बताओ, 0 से छोटा है ना, 0.3 0 से छोटा है, बताओ। 0 से कम ही तो है, 0 से कम है ना, तो फिर तो ये नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। जीरो, 0 से बड़ा 0.1, 0.2, 0.3, 5.1 5 से बड़ा हुआ। हाँ, तो 0 छोटा क्या होगा, माइनस होगा, माइनस ऑफ, माइनस ऑप्शन में नहीं है। प्रतिशत में तो होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता प्रतिशत में भी हो सकती है। किसी घटना के घटने की संभावना 20% है, 10% है, 15% है, प्रतिशत में भी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल होगा इसमें। तो हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग है क्या,
कुछ छूटा है क्या? -1/3 कर दें? चलिए ठीक है, इसको देखते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। प्रश्न है 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। जब भी किसी भी प्रश्न को सॉल्व करो तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा करके रखो, हमको गिवन वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? गिवन वैल्यू, दिया हुआ वैल्यू लिखना है। तो दिया क्या है आपको? माध्य दिया हुआ है ना जी। माध्य कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। आप चूंकि जानते हो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। होती है या नहीं होती है जी? तो माध्य आपका 7 हो गया। जितने प्रेक्षण है कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रेक्षण है ना। 5 प्रेक्षण है, यस या नो? यस। तो प्रेक्षणों की संख्या 5 नीचे हो गई और सभी प्रेक्षण को जोड़ना है। 4 + 5 + 9 + 11 + x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है ना, कोना कोनी गुना जी। तो जोड़िए, पहले 11 9 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 + x हो गया जी। और 7 5 35, x बराबर बच्चों 35 - 29 कितना निकल गया? 6। 6 x का मान 6 है। ऑप्शन नंबर कितना बताओ? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन था 6। ऑप्शन नंबर बी है 4, सी है 8, डी है 7। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, बना था ये आप लोगों से, सीख रहे हो। माध्य दिया हुआ हो तो माध्य का फॉर्मूला लगाना है। सभी प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षण के को जोड़ दीजिए और गिन करके प्रेक्षणों की संख्या लिखिए। माध्य के जगह पर माध्य का वैल्यू पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, जवाब दीजिए। एक शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो इसका आयतन होगा, बताइए इसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1/3 πr/h, ऑप्शन नंबर बी 1/3 πr²h, ऑप्शन नंबर 3 1/3 πr³h, ऑप्शन नंबर डी 1/3 πr²h। चलिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। ऑप्शन नंबर बी भी राइट है और डी भी राइट है। तो बी और डी दोनों में कोई एक सही होगा। कोई भी अगर लगाया होगा, अगर है ना होमवर्क शीट में, तो दोनों में कोई एक होगा। ठीक है, हाँ तो दोनों कैसे लगाएंगे यार? दोनों में कोई एक ही लगाना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 2993 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2292 सेंटीमीटर स्क्वायर, 229 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है जी। आपका डायमीटर दिया हुआ है। आपको बार बार हम कहते हैं सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखिए। डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। और बेलन दिया हुआ है। देखो बेलन का फिगर ऐसे होता है ना, बेलन सिलेंडर को बेलन कहते हैं जी। ये बेलन है। इस बेलन का व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है जी? डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। यस या नो? यस। तुरंत आप रेडियस निकाल लोगे। r बराबर d/2। तो 28/2 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर निकल गया। त्रिज्या ना। और क्या दिया हुआ? इसकी ऊंचाई दी गई है, देख लीजिए। ये हाइट दी गई है, कितनी दी गई है?
20 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है। चलिए आगे बात कीजिए, और कुछ दिया हुआ है? नहीं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है जी? 2 पाई आर इंटू आर प्लस या एच प्लस आर, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 2, पाई का मान 22/7 ना, और आर का मान देखो यहाँ वहां निकल गया है 14, आर 14 प्लस एच बताओ बताओ कितना है? 20। चलो ठीक है, 7 दूनी 14, गुड। 22 दूनी 44 दूनी 88 मल्टीप्लाई 20 14 कितना? 20 14 34, वेरी गुड बच्चों। 88 गुना 34 बताओ कितना होगा? 88 मल्टीप्लाई 34, 8 चौके 32 हासिल 3, 8 चौके 32 3 35, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 2 26 ना। देखो कितना आंसर हुआ? 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड बच्चों, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है? यस। क्या आपको सीखने समझने में कोई तकलीफ? ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम्स में? यस। चलो ठीक है, ऐसे तैयारी करना अच्छा लगता है ना, ऐसे ही तैयारी होगा। आप ध्यान दो। अगला, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, आप पढ़ना शुरू कर दो, समझे ना? और अभी से अगर पढ़ना शुरू करोगे तो कोई नहीं रोक सकता है 90 प्लस। देख लो, यदि किसी गोले की त्रिज्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो तो इसका आयतन होगा, तो इसका आयतन होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो तो इसका आयतन होगा। आपको क्या दिया हुआ है जी? मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी करने पर आयतन पूछ रहा है ना, गोले की त्रिज्या को 3 गुनी करने पर आयतन पूछ रहा है। मान लीजिए है ना, पहले गोला इतना बड़ा था, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए आर थी। इसकी त्रिज्या कितनी थी? आर। जब हमने गोले की त्रिज्या को तिगुना किया तो गोला बड़ा ना हो गया जी? यस। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 3 गुना। तो नए गोले की त्रिज्या को हम R1 लिख देते हैं, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या हो गई पुराने गोले की त्रिज्या के 3 गुनी, मतलब 3R। यस जानो, पहले गोले की त्रिज्या आर थी, हमने गोले की त्रिज्या को 3 गुनी किया तो नए गोले की त्रिज्या R1 जो हो गई वह पुराने गोले की त्रिज्या के 3 गुनी। यस जानो? यस। अब ध्यान दो, तो पहले गोले का आयतन कितना था भाई? पहले गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना? ये पहले गोले का आयतन है ना, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब त्रिज्या तिगुनी करने पर, है ना, त्रिज्या क्या करने पर? 3 गुनी करने पर नए गोले का आयतन ना, नए गोले का आयतन। तो बताइए सर जी, नए गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब ना। तो नए गोले की त्रिज्या को आपने R1 माना है तो आप R1 लिखोगे ना। चलो ठीक है, अब देखो क्या हो गया? 4/3 पाई का पाई R1, R1 के जगह पर आप क्या लिखोगे? 3R ना। R1 के जगह पे बच्चों 3R पर होल क्यूब। यस, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब लिख दिए हम। अब कितना हो जाएगा बताओ? 4/3 पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो गया, मल्टीप्लाई R पर क्यूब, हाँ या ना? यस। चलिए अब देखिए, 9 तिया 27, मत कटाओ, मत कटाओ, रहने दो, मत कटाओ, कटाने का कोई जरूरत नहीं है। आप 27 लिख दिए ना। चलो अब देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 27। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये आपके पहले गोले का आयतन है, हाँ या ना? पहले गोले का आयतन है ना, पहले गोले का आयतन है या नहीं है? यस। तो पहले इसके जगह पर आप पहले गोले का आयतन लिख सकते हो।
पहले गोले का आयतन गुना कितना 27। भैया ये यहाँ पर ये बात क्यों लिखे, क्योंकि 4/3 पायर क्यूब इज इक्वल टू पहले गोले का आयतन है, तो 4/3 पायर क्यूब के जगह पर हमने पहले गोले का आयतन लिख दिया और फिर गुना 27। कहने का मतलब नए गोले का जो आयतन है वो पहले गोले के आयतन का कितना गुना है, 27 गुना है। बोलो सबको आंसर समझ में आया। आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए है 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी है 6 गुना, ऑप्शन नंबर सी है 9 गुना, ऑप्शन नंबर डी है 27 गुना। बताओ कौन सा आंसर होगा, डी नंबर ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। समझ में आया, हमने ये प्रूफ करके बताया जी, ठीक है ना, बना करके बताया ना। चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल है। पहले गोले की त्रिज्या आर है, अब हमने त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो गोला बढ़ जाएगा। तो पहले गोले की त्रिज्या आर, जैसे ही त्रिज्या को 3 गुना किए तो नए गोले की त्रिज्या हो गई पुराने गोले की त्रिज्या का 3 गुना। नए गोले की त्रिज्या R1 पुराने गोले की त्रिज्या R का 3 गुना हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले गोले का आयतन निकाला, तो पहले गोले के आयतन में पहले गोले की त्रिज्या लिखूंगे ना, लिख दिए। उसके बाद जब त्रिज्या को 3 गुना कर दिए तो त्रिज्या 3 गुनी करने पर नए गोले का आयतन, तो क्या त्रिज्या 3 गुना किए हैं तो फिर उसकी त्रिज्या R1 है तो हमने R1 लिखा और R1 के जगह पर उसका वैल्यू रख दिया, फिर सॉल्व कर दिया। 4/3 पाई का पाई 3 तिया 9 तिया 27 इंटू आर क्यूब। कोई दिक्कत, 4/3 पाई आर क्यूब हमने एक साथ कर दिया, मल्टीप्लाई 27 अलग कैसे कर दिया, कोई दिक्कत। अब 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, पहले गोले का आयतन है, तो हमने 4/3 पाई आर क्यूब के जगह पर पहले गोले का आयतन लिख दिया और गुना 27 कर दिया। अर्थात क्या समझ में आया, नए गोले का आयतन पहले गोले के आयतन का 27 गुना है। बात समझ में आया। चलो अगला प्रश्न, भारी लग रहा है, बता दें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। कह रहा यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर, शंकु है, शंकु ध्यान दो, ये आपका शंकु है, कौन है कौन, ये आपका कौन है, शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दी गई है, आर कितना दिया हुआ है जी, 14 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई पूछ रही है, एल इज इक्वल टू वाट, और ये शंकु की ऊंचाई है। शीर्ष से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्यान दीजिए, शंकु के शीर्ष से उसके आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखा शंकु की ऊंचाई होती है, लेकिन है ना, परिधि से उसके शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। समझ में आया, परिधि से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के शीर्ष से उसके आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखा शंकु की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई तो सिंपल सा है, आप जानते हो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² प्लस r²। अगर आपको h पता हो जाए तो आप r के मदद से L निकाल सकते हो क्या जी, बट आपको h ही पता नहीं है, इसलिए L निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। आपको L निकालने के लिए पहले h निकालना होगा, ठीक है। इसके लिए हमको वरदान मिला हुआ है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरफ सूत्र एक तरफ मान, एक तरफ मान लिख दिए, एक तरफ सूत्र लिखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है, हाँ या ना, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, चलो ठीक।
एल होता है पर एल नहीं पता है। चलो ठीक, 880 ना, 880। पाई का मान बताओ बच्चों, 22/7। आर का मान 14, और एल का मान तो हम जाना थे जी, h² प्लस r², यही ना, √h² प्लस r²। चलिए रहने दीजिए, एल का एल ही रहने दीजिए, एल भी पता नहीं है। 880 हो गया ना, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना एल इज इक्वल टू 880। एल बराबर 880/44। चलिए कटा दीजिए, 22 दूनी 44, हम तो यहीं कटा देते, 44 दूनी 88, 20 लिख दें। एल का मान कितना प्राप्त हो गया, एल का मान 20 प्राप्त हो गया, इसलिए एल बराबर √h² प्लस r² होता है ना जी। एल के जगह पर आप 20 लिख दिए, रूट इधर गया तो स्क्वायर हो गया, बोलना h² का h², r का वैल्यू कितना है 14, 14 पर स्क्वायर हो गया। चलो ध्यान दो, इसका 400 हो जाएगा, हो जाएगा ना, यस। h² हो गया और 14 गुना 14 कितना, 196। यार मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16, 1 4 1 4 1 5 4 6 5 4 9 1 196 आता है, तो फिर क्यों टेंशन लेना जी। चलो प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो चलो माइनस कर दीजिए। 400 माइनस 196 इक्वल टू h²। चलो घटाओ, कितना कितना जी, 204 इज इक्वल टू h √, h का मान 204। एल ही पूछ रहा था, ओ हमको एच नहीं निकालना था ना, सीधे पूछ रहा था। एल 20 सेंटीमीटर, यहीं पे आपका आंसर हो जा रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अगर अगर एच पूछता अगर एच पूछता तो हम ऐसे चलते हैं क्या जी। चलो ठीक है, वेरी गुड, बताना चाहिए था ना। ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी ना, यस वेरी गुड, मिटा दें। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट है। दो घनों का आयतन, दो घनों का आयतन, नौ का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1:3, बी है 1:8, 1:9, 1:18। बताओ क्या होगा इसका, सॉल्व करो इसको। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, दिया हुआ है। पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन इज इक्वल टू 1/27, 27 हो गया। पूछ रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ना। भुजा अगर निकल जाए तो काम हो जाता है क्या जी, भुजा अगर निकल जाए तो क्या हो जाता है, काम हो जाता है। भुजा हमको प्राप्त करना है। आपको घन का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होता है जी, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यस या नहीं, यस। तो पहले घन के आयतन को है ना आप ए क्यूब लिख दीजिए, ए गप। दूसरे घन का आयतन, तो पहले घन का भुजा का लंबाई कुछ होगा ना। मान लीजिए पहले घन के भुजा की लंबाई कुछ है, पहले घन की भुजा की लंबाई को आप x मान लीजिए, ठीक है। दूसरे घन के भुजा की लंबाई, दूसरे घन की भुजा की
लंबाई को आप y मान लीजिए, ठीक है। तो पहले घन का आयतन x क्यूब हो गया, दूसरे घन का आयतन y क्यूब हो गया, इज इक्वल टू 1/27। तो आप ऐसे कर सकते हो x/y इज इक्वल टू 1/27 ना, और पूरे पर क्यूब, हाँ या ना। यस, क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू 1/27 का रूट, और यहाँ पर 3 का जोड़ा लगेगा ना, तो x/y इज इक्वल टू 1/3, हाँ या ना। मतलब पहले घन की भुजा की लंबाई 1 है, दूसरे घन की भुजा की लंबाई 3 है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, क्या निकालना, क्या भुजा की लंबाई निकल गया आंसर, यहाँ देखो, भुजा की लंबाई निकल गया ना। पहले घन की भुजा 1, दूसरे घन की भुजा 3। अब देखो क्या पूछ क्या रहा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। चलो, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू व्हाट ना। तो चलो, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का भुजा, भुजा पर स्क्वायर ना, तो भुजा कौन है, x, हमने x पर स्क्वायर डाल दिया। दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा पर स्क्वायर, हमने y पर क्या कर दिया, स्क्वायर डाल दिया। कोई दिक्कत है क्या जी, आपको समझने में कोई दिक्कत है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, भुजा स्क्वायर होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है घन का भुजा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर 4 दीवार का क्षेत्रफल है तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ, जितना पृष्ठ है उसकी बात कर रहे हैं तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे जी, 6 गुना भुजा स्क्वायर बटे 6 गुना भुजा पर स्क्वायर। तो 6 कैंसिल आउट हो गया ना, और भुजा मेरा x था, x पर स्क्वायर कर दिए। और देख लो, भुजा y है तो हमने y पर स्क्वायर कर दिया। चलो, x की लंबाई कितनी है, x की लंबाई कितनी है, देखो 1 है, आप 1 लिख दिए। y की लंबाई कितनी है, 3 है, 1 पर स्क्वायर बटे 3 पर स्क्वायर कितना हो गया, 1/9। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल गया, 1:9 सर जी, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको भारी लग रहा है, कौशल बाबू यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दिया क्या है एक बार समझ लो। लास्ट हम बता रहे हैं फिर से, पहले घन का आयतन, यहाँ ध्यान दीजिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन बराबर 1/27। किसी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। चलिए अगला समझिए क्या है। तो हमने देखो, अगर अगर आप बात करते हैं घन की, तो सबसे पहले आपको भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या मान लिया, माना कि पहले घन की भुजा की लंबाई कितनी मान लिया हमने, x, दूसरे घन की भुजा की लंबाई को हमने क्या मान लिया, y। अब कह रहा है पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, तो पहले घन का आयतन, आयतन बराबर भुजा क्यूब ना, मतलब x पर क्यूब हो गया, और फिर भुजा क्यूब मतलब y पर क्यूब। पहले घन का आयतन मतलब पहले घन के भुजा का क्यूब बटे दूसरे घन के भुजा का क्यूब। तो पहले घन का भुजा x, x पर क्यूब, दूसरे घन का भुजा y, y पर क्यूब हो गया, x क्यूब बटे y क्यूब हो गया। अब दोनों पर हम होल क्यूब दे सकते हैं ना, आप लोग पढ़े हो, a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर क्या होता है, अगर b है a पर पावर m बटे b पर पावर m, तो आप लिख सकते हो a बटे b पर पावर m, ऐसा लिख सकते हो हम कुछ, बस वही किए। अब क्या हो गया, क्यूब इधर जाके क्यूब रूट हो गया। अब समझ ही रहे हो तुम, 27 का घनमूल 3 हो गया, 1 हो गया, x का मान 1 और y का मान 3 निकल गया। अब कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना पृष्ठ होता है घन में, 6 पृष्ठ होता है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो पहले घन का भुजा x है तो आप x पर स्क्वायर ना लिखोगे, लिखोगे ना, तो ये आपका 6 कैंसिल, x पर स्क्वायर, दूसरे घन का भुजा y है तो y पर स्क्वायर। तो x का मान बताए ना अभी हम, 1 है, y का मान 3 है, तो बस मान रख दिए, सॉल्व कर दिए, 1:9 आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं, तो अगला बताओ। हाँ, हम तो प्रोसेस से ही बताएंगे सर ना, आप तो शॉर्ट बना सकते हो, फटाफट कर सकते हो। आप इधर गया, इधर गया तो ये हो गया, भुजा का लंबाई निकल गया, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लोगे फटाफट। चलिए मिटा दे इसको।
चलिए, कोरोना नहीं है अब सर, अब 100 नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा आप लोगों में। क्वेश्चन नंबर 14, एक बेलन है, ध्यान दो, क्वेश्चन लिखो। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है क्या, एवं ऊंचाई, ऊंचाई बताइए तो 20 सेंटीमीटर है, कह रहा है संपूर्ण, संपूर्ण ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात होगा। चलो, बेलन की आधार की त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, 2:1, 3:1, 4:1 एंड डी 5:1। चलो, कितने बच्चों से बना था सबसे, देखो क्या है, अंदाजी, अंदाजी। देखो, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या, देखो यहाँ पर एक बेलन है, बेलन की आधार की त्रिज्या, हेलो सर जी, ये आपका सिलेंडर है ना, सिलेंडर, सिलेंडर देखे हो कि नहीं देखे हो जी, ये सिलेंडर है, इसकी आधार की त्रिज्या आर कितनी है जी, 80 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, हाइट बताओ 20 सेंटीमीटर है। चलो, अब कह रहा है, ध्यान दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, यहाँ ध्यान दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात पूछ रहा है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, बेलन का 2πr इंटू आर प्लस एच, वक्र का बताओ 2πr/h, ये दोनों काट दें, किसी को तकलीफ है क्या, नहीं, r प्लस h बटे h, r का मान बताओ बच्चों 80, h का मान 20, h का मान 20, 100 बटे 20, 1 0 0 कट गया, 2 पंचे 5 अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया, मजा आया, मजा। चलो देखो, नेक्स्ट प्रश्न समझ में आ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है जी, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका है, 10 है, 11 है, 9 है, नन है, इनमें से कोई नहीं। चलो, माध्यिका आरोही अवरोही क्रम में सजा लो, पहले सबसे पहले छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाओ, छोटा से बड़ा, 7 ना, फिर 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 12, फिर 3 छूटा, 3 छूटा, बीच में महाशय जी 10, इसी को कहेंगे हम क्या, माध्यिका। ऑप्शन नंबर ए, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 16, 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा, बहुलक पूछ रहा है सर जी, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 40, डी नन। हाँ, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगा उसी को हम बहुलक कहेंगे। सबसे अधिक किसको दोहराया गया है इसमें, 50 को, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है, यदि किसी घटना के
घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नहीं होने की प्रायिकता मतलब नहीं घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है P-1, बी है 1-P, सी है P और डी है 1-1/P। आप लोग पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो जी? घटित घटना की प्रायिकता प्लस आप लोग पढ़े हो चूंकि पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1 ना। तो घटने की प्रायिकता दी गई है, कितनी दी गई है जी? पी दी गई है तो पी लिख दो। और घटित नहीं घटने की प्रायिकता मतलब ई नॉट इज इक्वल टू 1, तो आपका पी ई नॉट इज इक्वल टू 1-P। आंसर हुआ? कौन सा ऑप्शन हुआ? सही है, चलो ठीक है। अब तो टाइम हो गया ना, भैया बैठे हुए, मिलते हैं बाद में।